लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, देख रहे हैं आप सबसे बड़ा मुद्दा आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। योगी सरकार हर साल यूपी में भारी निवेश लाने का प्रयास करती है और इसीलिए सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी करती है। इस बार भी उसका प्रयास है। जबकि विदेश गई योगी की टीम पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और करारा तंज कसा। ट्वीट में लिखा कि कागज पर छपी मोमबत्ती से रोशनी नहीं हो सकती। आखिर निवेश पर सियासत क्यों? क्या यूपी में दिखावटी निवेश हो रहा है? अखिलेश ने जो आरोप लगाया उसमें दम कितना है? या अखिलेश यादव सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर निवेश आया, प्रदेश आगे बढ़ा तो फिर उनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में सियासत का स्कोप कम हो जाएगा। यूपी में विकास का पहिया तेजी से घुमा तो कहां दिखेगी समाजवादी पार्टी? निवेश पर, सियासी क्लेश पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के सवाल। आखिर निवेश पर क्लेश और क्यों बिफरे अखिलेश? निवेश से अखिलेश को आखिर एतराज क्यों है? क्या विकास की रफ्तार साइकिल का पहिया रोक देगा? दिखावटी निवेश या दिखावटी अखिलेश? सुधरे हाल निवेश पर अखिलेश क्यों लाल? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है मेहमानों का, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। फरवरी के दूसरे हफ्ते में योगी सरकार लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन की तैयारी में जुटी हुई है। न्यूयॉर्क में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, जिसमें सूबे के कई मंत्री और सीएम के सलाहकार वहां के उद्योगपतियों को यूपी में आने का न्योता दे रहे हैं। निवेश के लिए सुविधाओं की फहरिस्त गिना रहे हैं, लेकिन यूपी में संभावित निवेश एसपी मुखिया को रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर लिखा है, दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। टिप्पणी सरकार पर की गई थी तो जवाब भी आना ही था। वो आज इस निवेश का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में अवैध असलहों की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में फला फूला करती थी। दंगे उत्तर प्रदेश की परिणति हो चुके थे। अपराधी माफियाओं का पैरेलल साम्राज्य चलता था। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था। आज उत्तर प्रदेश की जो छवि बदली हुई है, ये बदली हुई छवि अखिलेश यादव जी को रास नहीं आ रही और इसीलिए अखिलेश यादव जी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में निवेश के लिए अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। पिछले 5 सालों में राज्य में 3.5 लाख करोड़ का निवेश आया है और इसी से उत्साहित सरकार ने विदेशी उद्यमियों को यूपी में निवेश का न्योता दिया है। पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो सीएम योगी ने यूपी में $1 ट्रिलियन का सहयोग देने का प्रण किया है। लेकिन विपक्ष इन दावों को हवाई ही मानता है। यूपी में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 से अधिक देशों से संपर्क किया है, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने सहभागिता की इच्छा भी जताई है। लेकिन योगी सरकार की सफलता से अखिलेश को उलझन हो रही है, जिन्हें शायद ये डर सता रहा है कि अगर भारी निवेश ने विकास को गति दी तो यूपी में एसपी का लौटना बेहद मुश्किल होगा। टीम न्यूज स्टेट। निवेश पर सियासी क्लेश और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर जयराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता विधायक राजेश चौधरी जी आपसे ही है। एक बड़ा आरोप है कि दिखावटी निवेश जो है वो ऑनलाइन दिख रहा है, वेबसाइट पर दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा है। इस तरह का सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो तस्वीर भी साझा की है उसमें। देखिए, अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में चले गए और नकारात्मक राजनीति का वो शिकार हो गए। जो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका होती है वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। वो सत्ता से जाने के बाद लगातार पराजय पे पराजय होने के बाद उनकी स्थिति मुझे नहीं लगती है कि ठीक है, नकारात्मक राजनीति का शिकार हो रहा है। दुनिया के 40 देशों में उत्तर प्रदेश की सरकार जाकर के प्रयास कर रही है, तो ये बुरी बात है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश होगा, ये बुरी बात है क्या? उत्तर प्रदेश की पहचान तो दंगों के प्रदेश के रूप में होती थी। इनके शासन में तो दंगे होते थे, अराजकता होती थी, रात में रोड बंद हो जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे। आज उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकाल करके
एक उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। अरे इनको तो सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, बाहर से निवेश ला करके यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां विकास की अपार संभावनाएं और आवश्यकता भी है, वहां सरकार कुछ काम कर रही है तो आप अपना सकारात्मक सहयोग दीजिए। पर ये तो नकारात्मक राजनीति का शिकार है। और अभिषेक भाई, आप लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए विरोध किया जा रहा है, जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, तमाम मामलों में यूपी की रैंकिंग सुधर गई है। आयुष भाई, मैं आपसे बहुत सीधे से सवाल पूछूंगा। आपने जो सवाल पूछा है, माननीय विधायक जी से सवाल पूछूंगा। अभी अरबों रुपए खर्च हुए पिछले कुछ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में, और 4.38 लाख करोड़ का ये दावा करते कि आ गई। जमीन पे 5 ऑफिसर्स गिना दे माननीय विधायक जी, मैं इनको साधुवाद दूंगा। तो देखिए, इनके पास सिर्फ कागजी आंकड़े रहते हैं। और अभी कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट नहीं हो रही, जो ये फॉरेन टूर हो रहा है, ये ग्लोबल इंटरटेनमेंट समिट हो रही है साहब। तो ये अपने मंत्री और विधायकों को इंटरटेनमेंट करने के लिए भेजा। आप मुझे बताइए, मत्स्य पालन में कौन सी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं साहब? कौन सी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं कि मत्स्य पालन मंत्री जा रहे हैं घूमने? आपकी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या दिखाएंगे? भ्रष्टाचार खुलेआम दिखा। उसमें आपने एक ओएसडी को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया पद से। और अगर इनकी सड़कों पे एक मुक्का मार दीजिए साहब ना, तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये कौन से दुनिया को ग्लोबल वो दिखाने जा रहे हैं? अगर ये निर्यात बढ़ाने की बात करते, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और कहते भी थे मेक इन इंडिया, और उसकी बात ये प्रचार करने जाते तो हमें समझ में भी आता कि साहब कुछ कर रहे हैं। ये टैक्स पेयर्स के पैसे को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बार बार खर्च करते हैं। अब कागज धरातल पे कुछ नहीं उतरा रहता, कुछ भी नहीं है साहब। उसी के बहाने अपने उद्योगपति मित्रों को ये जमीनें दे देते हैं, चाहे वो दलितों के नियम बदल के जमीनें अधिग्रहण करते हैं। और किस तरीके से अधिग्रहण करते हैं सबको पता है। आप मैंने इनसे पूछा ना, जवाब दे दे। 5 ऑफिसर्स के नाम। ठीक है राजेश जी, बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। हाँ आयुष भाई, डिफेंस कॉरिडोर 5 साल से चल रहा है। मुझे ये बता दीजिए, पिछली बार बना के, ठीक है अभिषेक भाई सुनते हैं, एक प्रोडक्ट बना के जो दे दिया हो। राजेश जी बोलिए। एक प्रोजेक्ट 6 साल जो बात कर रहे हैं, पिछली बार भी 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। 3 लाख करोड़ का आया है साहब। आंखें खोल करके देखिए ना डॉक्टर साहब। अब आपको वो नजर इसलिए नहीं आएगा कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको तो अपनी पार्टी का रखना है, आपको सरकार के अच्छे काम भी। ठीक है, चलिए ठीक है। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये दावा है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब तक भारतीय कंपनियों को यहां लाने का प्रयास किया गया, बेहतर माहौल दिया गया। विदेशों से भी कंपनियां आएंगी, 40 से ज्यादा कंपनियों से बातचीत चल रही है, एमओयू साइन किए जा रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड कहां है जब निवेश पर सियासी क्लेश हो रहा है? समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडाई हुआ करता था वो कम है, उसका स्वागत हो रही है। लेकिन अगर रोजगार की बात हो तो नगर है। उसका कारण 21 फरवरी 2018 को 4,28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था लखनऊ, और उसमें 500 कंपनियां इन्वॉल्व हुई थी आज। और योगी सरकार ने कहा था 40 लाख लोगों को 3 साल में रोजगार देंगे। तो 18 से हम 22 में आ रहे, 23 में जा रहे हैं। तो ये हमें डाटा दे दे, 40 लाख लोगों को किन किन लोगों को आपने दिया, वो डाटा आपके पास नहीं है ना, वो डाटा दे दे। दूसरी बात, उसी समय योगी जी ने उसी मंच पे इन्वेस्टर समिट में ही 21 फरवरी 2018 को योगी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये था कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, जिसमें 10 स्मार्ट सिटी जो है उत्तर प्रदेश का था। आप बताइए 2022 में जो है 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बनने थे। हमें बता दीजिए कौन सा जो है जिला, कौन सा महानगर, ठीक है, कौन से आप स्मार्ट सिटी बना दिए। दूसरी बात लेके गई, ये सारी बातें लेके मैं चुप हो जाऊंगा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री योगी सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगना हो जाएगी। हुआ क्या? ठीक है, किस पे करता? ठीक है राजेश चौधरी जी, वो एसबीएसपी जो कानून व्यवस्था, अरे सुनिए ना दूसरी बात भार्गव जी, डॉक्टर साहब सुनिए, मैं वापस लौटूंगा, आपके पास आऊंगा। ऐसा नहीं कि आखिरी कमेंट आपका ये। राजीव जी, विपक्ष का सवाल ये है, खास करके एसबीएसपी जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपके साथ खड़ी है, अब कम से कम चुनाव के बाद आप लोगों की तारीफ की जा रही है एसबीएसपी की तरफ से, वो भी स्पेसिफिक डाटा मांग रही है कि जो 4 लाख करोड़ के निवेश की बात कही गई थी, उसका आंकड़ा क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला,
हर साल इन्वेस्टर समिट हुई थी, हालांकि कोविड की वजह से उसमें रुकावट देखा गया, लेकिन अब तक उसका फायदा कितना मिला, कितनी कामयाबी हुई है? फिर मैं अखिल साहब के पास जाऊंगा। दयाराम भार्गव जी बड़े कुशल प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। मैं इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आइए। मेरी विधानसभा के लगा हुआ एरिया पूरा ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाता हूँ आके कितनी कंपनियां वहां पे आई हैं। आप आएंगे, आंख खोल करके देख, मैं खर्चा उठाऊंगा आपका, आप आइए ना, मैं लेके चलता हूँ। हजारों लड़के वहां नौकरी कर रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता था मित्र, और आप आकर के देखिए, आप आकर के देखिए ग्रेटर नोएडा के अंदर कितने सारे फैक्ट्री खुली है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। और ये समिट तो हर बार हो रही है, हर बार इसका आंकड़ा आता है। अब जिस दिन समिट होगी उस दिन हम घोषित करेंगे कितने लोगों को मिला है। आप चिंता में, आपका जवाब मिलेगा, और आपको प्रैक्टिकली देखना है तो मिलेगा। प्रोफेसर अखिल, हमने बजट पर भी चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश का जब बजट उठाया, जब केंद्र सरकार का बजट था, उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही सर। 2017 के पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में माहौल कितना बेहतर हुआ है या खराब हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है? कंपैरेटिबल स्टडीज क्या कहती हैं? उत्तर प्रदेश में रोजगार कितना सृजित हुआ, इंडस्ट्रीज कितनी आई, और उसको लेकर माहौल कितना हो पा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम का जो दावा किया जा रहा है, कितनी कामयाबी मिली है इसमें? देखिए आयुष जी, माहौल का जहां तक प्रश्न है, हर राजनीतिक दल का अपना एक परिप्रेक्ष्य होगा और अपने अपने हिसाब से बात करेगा। मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जीडीपी पिछले 3 साल से लगातार गिर रही है। आईआईपी गिर रहा है। जो भारतीय उद्योग हैं उनका कैप्सूलाइजेशन कम हो रहा है। हमारा एमएसएमई जो है वो परेशानी में है। कारण क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स कम होने के बावजूद, आपको पीएलआई देने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने के बावजूद, उनके ऋण माफ करने के बावजूद, अगर इंडस्ट्री का कैप्सूलाइजेशन नहीं बढ़ रहा, उसका मुख्य कारण यह है कि मार्केट के अंदर डिमांड कम है। देखिए, मार्केट के हम, भारत की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो भारत की डिमांड है। अगर भारतीय उद्योग ही, अभी जो एग्जिस्टिंग उद्योग हैं, अगर उनका कैप्सूलाइजेशन लगातार कम हो रहा है, जीडीपी और आईआईपी कम हो रही है, तो नए निवेश लाकर, नया एक्सपेंशन करके और नए निवेश को लाकर आप कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो वास्तविकता में जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो हम लोग सप्लाई साइड पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, इसको थोड़ा दिशा बदल की आवश्यकता है कि डिमांड की आवश्यकता है। आज की तारीख में जो कंज्यूमर है उसके हाथ में, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के पास पैसा नहीं है। जब वो कंजम्पशन कम कर रहा है, जब प्रोफेसर अखिल, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, जरा आम भाषा में समझाइए इसे, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं चाहे वो जीडीपी का कैलकुलेशन हो या प्रोजेक्शन रेट हो, वर्ल्ड बैंक क्या समझता है, लेकिन आम लोग इसे कैसे समझे? एक पॉलिसी लेवल पर आपने सवाल उठाया है, उसको लेकर अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, आम जनता की भाषा में समझा जाए, तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, दिक्कत वास्तविकता में भारत की जो सबसे बड़ी दिक्कत है आयुष जी, एक सेंटेंस में केवल एक बात कहता हूं, 1 साल तक अगर हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को 20,000 रुपए महीना दे दिया जाए, यहां पे इतना निवेश हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्या ये जो सरकार की कोशिश है कि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, यानी कि हम व्यापारियों को छूट दें, उसका फायदा मिलेगा, वो उद्योग लगाएंगे, उद्योग से रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाइए, आप लोगों को पैसा दीजिए, लोग अपनी पावर, परचेजिंग पावर बढ़ाएं, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बेहतर हो जाएगी, खपत अच्छी होगी, राज्य आगे बढ़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉलिसी लेवल पर सवाल। देखिए, सप्लाई साइड पे सारे प्रयास हो रहे हैं। सप्लाई साइड पे प्रयास करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है कम हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। जब ये मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप की नौकरियां छूट रही हैं, अगर उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आपकी बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो नया इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? देखिए, प्रश्न यह है कि सारा का सारा प्रयास जो है सप्लाई साइड पे हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो। लेकिन फर्ज करिए प्रोफेसर अखिल, जैसे अभी डिफेंस वाले मामले में इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, आज ही एक एमओयू साइन किया गया 400 करोड़ से ज्यादा का, तो उसकी खपत तो हमारे पास अपनी की है, उसके मामले में आपकी राय क्या है? नहीं, वो ठीक है। देखिए, वास्तविकता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी, अगर आप सही आंकड़े देखें, और हमारा जो जीडीपी और फॉरेन डेट का रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेशक आज की तारीख में डेट बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि डेट ज्यादा होने पे आपको उसको सर्विस करने के लिए जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करना पड़ता है, और क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो रहा है, आपका भुगतान बढ़ता जा रहा है, तो निवेश तो आप कर लेंगे, आप फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, असली बात है जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आर्थिक स्थिति
ठीक है जीत सर। नहीं होगी, ठीक। इंडियन इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। राजेश जी, एक पॉलिसी लेवल पर सवाल है, लेकिन साथ साथ माहौल को लेकर कितनी बेहतरी और चीजें जमीन पर उतरनी कब शुरू होंगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कही माननीय जी ने। मैं कहना चाहूंगा आज पूरी दुनिया के जितने देश हैं सबकी अर्थव्यवस्था की हालत देखिए। एक कोरोना नाम की जो महामारी पूरे दुनिया के अंदर आई, उसने सब अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। पर पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक दमदारी और तेजी के साथ यदि कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो भारत की अर्थव्यवस्था है। सब उसका लोहा मार रहे हैं। क्या हालत हो गई है ब्रिटेन की, आप देखिए क्या हालत हो गई है अमेरिका की और अनेक देश में, तमाम नाम आपको। राजेश जी, जो सवाल प्रोफेसर साहब का था, राजेश जी जो सवाल था कि मैं उसी विषय हाँ खपत नहीं होगी तो फिर सप्लाई बढ़ा के हम कर क्या लेंगे? नहीं, खपत तो उपभोक्ता की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस बात को। और कोरोना के कारण से लोगों की इनकम कम हुई ना साहब, उसी कारण से हमारी जीडीपी नीचे गई और अब लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हमारा सुधार हो रहा है। अब देखिए आने वाले समय में और अच्छा परिणाम आने वाला है। अभिषेक जी, ये ग्लोबल स्लोडाउन था, सभी देशों पर इसका असर पड़ा, वो फर्क भारत पर भी पड़ा है, लेकिन क्या अगर निवेश होगा, राज्य बेहतर करेगा, सरकार की एक कामयाब छवि बनेगी तो उससे आपका नुकसान होगा, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? आरोप ये है। आयुष भाई देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी प्रोफेसर साहब ने एकदम क्लियर कर दिया। मैं आम भाषा में आपको और आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने एक लोन ले रखा है, वो 6.1% पे लोन था। आज सरकार ने वो 3% बढ़ा दिया तो 9.1 पे हो गया। मेरी कमाने की जो सरकार का तर्क है, आरबीआई का तर्क है, विदेश मंत्री माफ कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रही हैं कि ये कोशिश इस वजह से कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ न जाए, दिक्कत ना हो। मार्च तक इन्फ्लेशन रेट 6 पॉइंट के करीब ही रहेगा, ये टारगेट है। प्लीज आयुष भाई, मार कौन सह रहा है? जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो मार सह रहा है। आपने छोटे उद्यमियों को परेशान कर रखा है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे उद्यमी वो परेशान है, अपना घर संभाल नहीं रहा। फॉरेन निवेश की बात कर रहे हो, पहले अपना घर तो संभाल लो, पहले अपने आप को मजबूत कर दो, पहले हमारी बाइक कैपेसिटी तो बढ़ा दो, तब तो वो उद्योग लगाने का फायदा है कि जिस उद्योग से हम कुछ हासिल कर पाए, तब तो ग्रोथ होगी, तब तो समग्र विकास होगा। कि मोमबत्ती की फोटो लगा दी है, मोमबत्ती बनाने में अंतर होता है, फोटो और मोमबत्ती बनाने में अंतर होता है साहब। ये तो हम यही बात तो हम कह रहे हैं, कब से ये बात कह रहे हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने कितनी क्लियर कट बताया। मैंने वही चीज बोली कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, हमारे ऊपर टैक्स का बहुत ज्यादा बढ़ता चला। लेकिन अभिषेक जी, सवाल उठेगा कि आपकी सरकार में क्या ऐसा करके दिया था जिसके कंपेरेटिबल बीजेपी नहीं कर पा रही है? बिल्कुल आयुष भाई, हमने दिया। हमने सैमसंग की फैक्ट्री दी, नोएडा में आईटी सेल जो बना वो हमने बना के दिया। आप देखिए ना, हमने वो बना के दिया और जीवित एग्जांपल्स है। हमने मेट्रो बना के दी। अब हम देखिए, हमने सड़क बना के। ठीक है राजेश जी, कागज वाली मोमबत्ती से रोशनी नहीं होगी। राजेश जी, कागज वाली मोमबत्ती से रोशनी नहीं होती। हाँ, देखिए अपना प्रयास रहता है, अपना प्रयास रहता है, अपनी प्रायोरिटी हर सरकार की रहती है। अब ये कह रहे हैं कागज वाली मोमबत्ती से उजाला नहीं होगा, तो जो वहाँ पे सैफई के अंदर फिल्मी हीरो हीरोइंस का डांस होता था उससे उजाला हो रहा था जी। इनकी प्रायोरिटी वहाँ हीरो हीरोइंस का डांस देखना था। हमारा प्रयास है कि हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश आए, पूरी दुनिया से लोग आकर उत्तर प्रदेश में। अब इनकी अपनी प्रायोरिटी थी, अब इनको उसमें वो वाली मोमबत्ती चाहिए थी, हमको ये वाली सैफई की दिक्कत नहीं, जो इन्वेस्टमेंट था गलत जगह किया जा रहा है, तैयार होता है। दयाराम भार्गव साहब, आपके पास एक जवाब नहीं, ठीक है भार्गव साहब, अभिषेक जी मैं लौटता हूँ। नीचे जा रहे हो भार्गव साहब, ये एक बड़ा मुद्दा है। कोविड की वजह से सभी देशों पर असर पड़ा है, सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो नीचे गई हैं। वो असर भारत पर भी देखा जा सकता है। एक ग्लोबल ट्रेंड है, ग्लोबल स्लोडाउन का तर्क दिया जा रहा है। जी आयुष भाई बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये नोएडा के ग्रेटर नोएडा के एरिया में बैठे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एनसीआर का सटा हुआ एरिया है। ये तो पहले से विकास रहा है नोएडा। लेकिन आज नोएडा की फैक्ट्रियों का हालात बता दूं, कोविड से पहले और नोटबंदी से पहले इसी नोएडा में जिस हेल्पर को 15,000 से 12,000 रुपए महीना मिला करता था, आज वो 8,000 में करने को मजबूर है कोविड के बाद। ये ध्यान रखिए। तो वही तो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से दिक्कत है। हाँ। सुनिए नहीं, ये नोटबंदी के बाद का असर हुआ है, हमने नहीं कहा है। आप देखिए लखनऊ के सदन में वित्त मंत्री जी ने क्या कहा था? 6 लाख कंपनियां बंद हुई। कौन सी कंपनियां बंद हुई? उसमें कौन सा काम करता था? उसमें मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम का बेटा थोड़ी काम करता था। गाँव गरीब किसान मजदूरों का बेटा काम करता था। दूसरी बात, 2018 में जब समिट का आयोजन हुआ 4,28,000 करोड़ का,
तो उसमें योगी जी ने पूर्वांचल उद्योग समिति बनाया था। उसमें कहा गया था कि पूर्वांचल में भी वो उद्योग लगा था। मैं माननीय विधायक से जानना चाहूंगा, जिस नोएडा की बात करते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जिसने भी इन्वेस्ट करने की कोशिश किया वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही अपनी आस्था जताने का काम किया। प्रोफेसर अखिल, ठीक है भार्गव जी, ठीक है भार्गव जी, ठीक है भार्गव जी, ठीक है अखिल सर, ऐसे तमाम महानगर हैं। अगर आपकी देखिए माहौल को लेकर ये सवाल है, माहौल कितना सुधरा है वो सवाल अभी कायम है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ईस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में वेस्टर्न यूपी में ज्यादा कारोबारी माहौल है, इसका फायदा ज्यादा इस हिस्से में मिल रहा है? उस हिस्से में अगर माहौल चाहिए, उस हिस्से में अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं? और साथ ही साथ जरा आम भाषा में समझाइएगा सर, कम टर्म्स को यूज करके आम भाषा वाले टर्म्स में, कि जब सरकार ही कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, बड़ी कंपनियां आएंगी, रोजगार पैदा होगा, कंपनी आपके यहाँ लगेगी तो वहां के लोकल लोगों को फायदा होगा, इसमें कहां दिक्कत आ रही है? इसमें विपक्ष सवाल जो उठा रहा है उसमें कितना वजन है? देखिए, जो मैं क्योंकि शिक्षक हूं और मेरे उद्योगपति और जो उद्यमी हैं उनसे संपर्क होता रहता है, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, वेस्टर्न यूपी के अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, जब तक लैंड कॉस्ट को सब्सिडाइज गवर्नमेंट नहीं करेगी, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होता है कि लीज पे दी जाती है लैंड, वास्तविकता में लैंड कॉस्ट इतनी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका रिटर्न नहीं मिलता है उद्यमी को। देखिए, वास्तविकता में जो आज की आपकी एमएसएमई है, जो आज की आपकी इंडस्ट्री है, उसकी पहले जो समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित कीजिए, वही मॉडर्नाइज कर लेंगे, वही एक्सपेंड कर लेंगे, वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर सरवाइव नहीं कर पाएगी, आज की तारीख में वेस्टर्न यूपी के अंदर और ईस्टर्न यूपी के अंदर जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो एमएसएमई है वो सही में परेशानी में है। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हुई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। जो बड़े उद्योग हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा प्रोफेसर अखिल आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तरफ सरकार का दावा कि निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, विपक्ष का कहना है कि दिखावटी निवेश से जमीन पर निवेश उतर नहीं रहा है। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ये कह रही है कि विदेशों से